ये जो सीसीएस की बैठक हो रही है, मतलब जब भी इस तरह की बैठक होती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं कि और जब हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट भी हम सब नहीं भूले जहां पर उन्होंने कहा था कि एनी एक्ट, अब अगर ऐसा कोई भी आतंकी हमला होता है तो ये देश के ऊपर वॉर के तौर पर लिया जाएगा, इट विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इस सीसीएस की बैठक को आप कितना अहम मानती हैं? बहुत अहम मानती हूँ, क्योंकि जो जैसे कि सर ने कहा कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है ये एक नया फिनोमिनन नहीं है, लेकिन भारत के लिए कम से कम इट इज कंपैरेटिवली अ न्यू फिनोमिनन। तो सबको हैरान कर दिया था कि दिल्ली में जो धमाके हुए थे वो डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाया गया कि वो जो डॉक्टर था वो धमाका कर रहा था, उसने पदार्थ जमा किए देश में दहशत और तबाही फैलाने के लिए, और उनमें से एक डॉक्टर नहीं, इतने सारे डॉक्टर्स थे जो ये सब कर रहे थे। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि गुजरात में एक डॉक्टर था जिसने चाइना से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, पता नहीं चाइना में क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, पर खैर बांग्लादेश भी गए हैं कुछ डॉक्टर्स कश्मीर से एमबीबीएस करने के लिए, इनमें से ही जो डॉक्टर पकड़े गए हैं वो राइसिन, ये जो गुजरात का डॉक्टर है वो राइसिन लेके, एक घातक जहर है उसको वो इस्तेमाल करना चाहता था। ये बायो टेररिज्म है। मतलब 3 दिन में हमने देखा है मूविंग व्हीकल टेररिज्म, हमने देखा है राइसिन का बायो टेररिज्म, और तीसरा हम देख रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट इतनी भारी पारावात में भारी संख्या में ये सब चीजें इकट्ठा की गई हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये मतलब इट इज नॉट, आप कनेक्टिंग ऑफ द डॉट्स करेंगे तो ये सीसीएस का काम होता है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि सीसीएस इससे क्या करता है। द अदर थिंग विच यू टॉक्ड अबाउट इज कि ये जो गिरफ्तार किए गए हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, क्या ये आईएसकेपी का मॉड्यूल है, ये सुरक्षा एजेंसीज इससे देखेंगे कि इज इट कनेक्टेड टू देम। आपने कहा कि अंसार गजवतुल हिंद, ये इनका लिंक जो था पहले आईएसआईएस से लिंक था, उत्तर भारत में ये शरिया इस को लागू करना चाहते हैं। सादिया जिसका मेंशन आपने किया, ये जमात उल मोमिनात की चीफ हैं, शी इज द सिस्टर ऑफ जेईएम फाउंडर, जैश ए मोहम्मद की जो फाउंडर हैं मसूद अजहर, उनकी सिस्टर हैं। सो यू नो इट्स ऑल कनेक्टेड। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ एंड उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जेईएम के हेडक्वार्टर्स हैं, उनको जब बॉम्ब किया गया उसके बाद से ही हम हाई अलर्ट पे हैं। आई एम श्योर द सिक्योरिटी एजेंसीज वर ऑन हाई अलर्ट। लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, जब इज्जतदार पेशेवर लोग जो हैं, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, ये खुद हथियार उठाते हैं, ये खुद जहर लेते हैं और आइडियोलॉजी के जरिए सिर्फ रेडिकलिज्म नहीं, ये मास किलिंग्स पर उतर आते हैं। तो ये हमारे ऑफिसेज में अब घुस गए हैं, हमारे क्लिनिक्स में घुस गए हैं, ये अंदर पल रहे हैं, अंदर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे भरोसे का, हमारे इनोसेंस का फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो डी रेडिकलाइजेशन जो प्रोग्राम चल रहा है पिछले 15-20 सालों से भारत में चल रहा है, दिस डी रेडिकलाइजेशन नाउ हैज टू बी टेकन ऑन अ वॉर फुटिंग। हाँ, और अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते रह जाएंगे, और किसी दिन ये राइसिन नाम की जो चीज़ है वो घरों में पहुंच जाएगी, हमारे घरों के नलों में पहुंच जाएगी, हमारी मिठाइयों में पहुंच जाएगी, और हम यहाँ पर बस तू मैं करते रह जाएंगे और बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। कोई किसी से सवाल पूछने लायक भी नहीं रहेगा। ये बात सच है। और इसीलिए कर्नल दानवीर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक ये वाइट कॉलर है ना, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं ठीक है, फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने आवाजें ये बुलंद होती हुई कि 2 साल से अगर इकट्ठा हो रहा है, इतना बारूद, इतना असला इकट्ठा हो रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अमोनियम, क्या कर रही थी हमारी सुरक्षा एजेंसियां, क्या कर रहे थे, वो तालमेल कहां था? कोई किसी को क्यों नहीं बता रहा था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, ये लोग संदिग्ध हैं? ये इतना टाइम कैसे लग गया पता लगाने में? देखिए, टाइम तो लगता है, कोई भी चीज़ ऐसे अचानक से और एकदम से नहीं होती है, बट आपको ये तारीफ करनी चाहिए कि सुरक्षा एजेंसियों ने इतना बड़ा हादसा होने से बचा लिया। आपने खुद ही कल के डिबेट का हवाला दिया जिसमें हमने ओक्लाहोमा की बात करी, तो क्या ओक्लाहोमा जैसी स्थिति ना हुई और हमने इतनी सारी जानें बचा ली, तो क्या ये एक उपलब्धि नहीं है? अगर आप सिक्योरिटी का ऑडिट करेंगे तो क्या आप सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई
तारीफ नहीं करेंगे क्या उनकी? क्या सिर्फ सवाल ही दागेंगे इस तरीके के जो कि मनोबल को गिराएं? तो ये सब भी देखना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक एब्स्ट्रैक्ट में कहानी चल रही है। ये अगर कल परसों ब्लास्ट हुआ है तो उसी के साथ जुड़ी हुई ये सारी कहानियां है कि इतना भारी तादाद में एक्सप्लोजिव भी पकड़ा गया है, राइसिन जैसे पदार्थ बनाने की योजना भी सामने आई है। अब मुझे ये बताइए, ये रेड फ्लैग जो है वो कैसे रेज होता है? मैं ये समझना चाह रही हूँ। मान लीजिए कल को हम में से, अब तो ये व्हाइट कॉलर आ गया, हम कोई पता नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। कल को रुबिका लियाकत अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करने लग जाएगी, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली यूरिया है, और अगर कोई किसान इकट्ठा कर रहा है तो जितनी उसकी खेती है उसके हिसाब से कर रहा है, या ट्रेडर है उसके हिसाब से कर रहा है। आई एम श्योर उसके कुछ कमर्शियल लाइसेंस भी होते होंगे, विच आई एम नॉट अवेयर। तो लेकिन अगर आपने कहा कि रुबिका लियाकत इकट्ठा कर रही है, तो ऑब्वियसली फ्लैट में अगर आप इकट्ठा कर रही है तो इस पर संदेह तो पैदा होगा, होना भी चाहिए। और शायद तभी हुआ क्योंकि जिन लोगों के पास से अमोनियम नाइट्रेट मिला उनके पास एक गज खेती की जमीन नहीं थी, और पेशेवर डॉक्टर थे, कोई व्यापारी नहीं थे, और इसीलिए वो वहां पर शक भी हुआ और पकड़े भी गए। और लेट मी टेल यू, अभी जरूरी नहीं कि सारे मॉड्यूल आपके पकड़े गए हों, ये कार्रवाई जारी है, और आई एम वेरी श्योर और भी ऐसे मॉड्यूल्स होंगे। राइसिन वाला भी कोई इकलौता स्टैंड अलोन ये इशू नहीं होगा, और भी चीजें होंगी। आने वाले समय में देखेंगे कि और धरपकड़ होगी और भी चीजें। ये सच में ये हलक से नीचे नहीं उतर रहा है कि ये 3-4 डॉक्टर मिलकर ये सारा काम कर रहे हो। तो ये कितने दुख की बात है। देखिए जो डॉक्टर, केवल 3-4 डॉक्टर नहीं लग रहा है, बात डॉक्टर, मैं कह रही हूं इट इज मच मोर देन 3-4 डॉक्टर। 3-4 डॉक्टर तो सामने आए हैं। इसके अलावा पीछे बहुत बड़ा तंत्र है। और देखिए आपकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन आप इस तरीके के काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास स्टेट बैकिंग ना हो। यहां पर स्टेट बैकिंग की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। बगैर स्टेट बैकिंग के आप नहीं कर सकते ये काम। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम, जिस तरीके से लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग इन्वॉल्व है, ये कोई किसी छोटे मोटे संगठन की बस की नहीं है। इट हैज टू बी एट अ स्टेट लेवल। उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा ही होगा, और बिल्कुल वो ही सामने आ रहा है। इसीलिए सीसीएस की बैठक हो रही है। ये सीसीएस की बैठक पर हमारी नजर देखिए लगातार बनी हुई है। कंचना जी भी हमारे साथ है। कंचना जी, चुनाव के दरमियान जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैंने बहुत सी ऐसी आवाजें सुनी जिसमें कहा देखिए चुनाव है, ये तो होना ही था। मतलब सीधा सीधा कटघरे में सरकार को खड़ा करने की कोशिश। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? आपने हमारी आवाज सुनी थी क्या, या आपने तेजस्वी जी की आवाज सुनी थी क्या, जहां पर वो बोले थे कि चुनाव है, ये सब होना है? तेजस्वी जी का तुरंत ट्वीट आया था, तुरंत उन्होंने बोला था कि जो मृतक हैं, जो शहीद हो गए, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है, और सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। देश के साथ हम तब भी खड़े थे, पुलवामा हो चाहे पहलगाम हुआ हो, चाहे ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ, हम खड़े थे और हम खड़े हैं, और हम हमेशा खड़े रहेंगे। भाई हम, चाहे मैं हूँ, चाहे रुबिका लियाकत जी हो, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, हर कोई इस देश का एक एक नागरिक जो है, जो इस देश के बारे में सोचता है, वो तो यही चाहेगा ना कि हमारा मुल्क सुरक्षित रहे, हमारे मुल्क में रहने वाले लोग सुरक्षित रहे। और इसीलिए तो जनता चुनती है एक सरकार, और उस सरकार का काम होता है सिर्फ उनका देखभाल नहीं करना, बल्कि सुरक्षा भी प्रोवाइड करना उस सरकार का काम होता है। अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम अपोजिशन से होने के नाते सरकार से सवाल जरूर पूछेंगे कि सुरक्षा चूक कैसे हुई। जब आप कहते हो कि 370 हटा दिया और आतंकवाद का खात्मा हो गया, तो अगर दिल्ली में, कैपिटल में ऐसी घटनाएं होंगी तो हम अपने प्रधानमंत्री से, हम अपने गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे कि गृह मंत्री जी आप पटना में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली जाइए और देखिए कि वहां पर ब्लास्ट कैसे हुआ। अगर यह पूछना भी गुनाह है तो गुनाह ही सही रुबिका जी। और खासकर जिस तरह से अपोजिशन को टारगेट किया जाता है, अरे भाई कौन चाहता है कि, बताइए, आप ही बताइए ना। आपने पूरा नेक्सस बता दिया, लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर, इतना नेक्सस हमारे मुल्क में पनपता रहा। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, छोड़ दीजिए, हमारी सरकार आखिर में क्या कर रही थी जब कोई ये घटना छोटी मोटी नहीं है। अगर किसी के परिवार से 13 लोग, एक परिवार से नहीं, अलग अलग परिवार से 13 लोग मर जाए, या पहलगाम से 26 लोग मर जाए, तो क्या ये हमारा और आपका और किसी का दायित्व नहीं कि पूछे कि सिक्योरिटी जो ब्रीच कैसे हुआ, कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं चली और सरकार क्या कर रही थी? और वो सरकार, खासकर वो सरकार जो दावा करती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, और जो 370 हटने के बाद तमाम जो है कि हर जगह की देश सुरक्षित हाथों में हो गया, अब आतंकवाद का खात्मा हो गया, उनसे सवाल पूछा जाएगा। हम रहेंगे सरकार में, हमसे सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी है सरकार में, उनसे सवाल पूछा जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हो या मैं हूं वो देश विरोधी हो गए। सवाल जो लोग पूछ रहे हैं नहीं का देश विरोधी। कंचना जी, आप जबरदस्ती इतना नहीं, अब किस बात को लेकर आप इतना गुस्सा हो रही हैं? नहीं, मैं समझी नहीं। एक सेकंड कंचना जी रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका।
मैंने आपसे क्या पूछा कि कई लोगों ने ऐसी आवाजें बुलंद की, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं नहीं रखती हूं इत्तेफाक। बस नहीं, देश विरोधी किसने कहा? कंचना यादव आपको नहीं सुनिए ना, विक्टिम कार्ड किसी ने नहीं कहा आपको देश विरोधी। जो कहेगा मैं आपके आगे खड़ी हो जाऊंगी कि खबरदार कंचना को देश विरोधी कहा आपने। आप समझ रही हैं? पहलगाम के आप सिक्योरिटी लैब्स का सवाल पूछिए, और आपने पूछा उससे पहले रूबिका लियाकत यहाँ बैठी थी, कर्नल दानवीर से पूछा कि नहीं पूछा? वही चीज आप रिपीट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। अरे भाई गुस्सा क्यों हो रही है रूबिका? मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। अरे गुस्सा नहीं होना है। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं आपके गुस्से को शांत कर रही हूँ कंचना जी। अरे भाई मैं गुस्सा नहीं हूँ रूबिका। ये जो आप कह रहे हैं देश विरोधी, किसी ने आपको देश विरोधी नहीं, जबरदस्ती तमगा गले में मत लगाइए अपने कि लाओ भी माला मुझे